ओके, तो लेट्स डू SAE 3420। पूरा फ्रेमवर्क समझ लीजिए। एश्योरेंस एंगेजमेंट है, हाँ जी, किस बात का? टू रिपोर्ट ऑन, सब्जेक्ट मैटर क्या है? कंपाइलेशन ऑफ प्रोफोफी। एश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन, सब्जेक्ट मैटर क्या है? प्रोफोफी इंक्लूडेड इन अ प्रोस्पेक्टस, इंक्लूडेड इन अ प्रोस्पेक्टस। जब भी आपको स्टैंडर्ड समझना हो, आइए और इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए। एक कंपनी है, हम उसे इशूअर बोल सकते हैं, हम उसी को रिस्पॉन्सिबल पार्टी भी बुलाएंगे। उस कंपनी ने कंपाइल करी है, प्रोफोफी कंपाइल करी है। प्रोफोफी क्या है? परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और उसे प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड किया है। नंबर 1, उसे कंपाइलेशन करनी क्यों पड़ी है? उसे प्रोस्पेक्टस में डालने के प्रोफोफी को कंपाइल क्यों करना पड़ा है? बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, और मे बी बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री प्रैक्टिस। नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज दिस प्रोफोफी? जब भी यह क्वेश्चन आ जाए, दिस इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किस चीज की? एडजस्टमेंट किस चीज की? एडजस्टमेंट टू इलस्ट्रेट द इंपैक्ट ऑफ इवेंट और ट्रांजैक्शन, ऑफ इवेंट और ट्रांजैक्शन। और ये एडजस्टमेंट हम किस में करते हैं? अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। तो प्रोफोफी is the financial information with adjustment, and the adjustments are there to illustrate the impact of the event or transaction on the unadjusted financial information as if such event or transaction occurred at a selected earlier date. ऐसे के जैसे वो इवेंट और ट्रांजैक्शन एक सिलेक्टेड अर्लियर डेट पे अकर हुए हों। एग्जाम्पल के तौर पे 1/4 को मेरे पास जो है, मेरे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी मेरी, इसे मैं अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोल दूंगा। 22/7 को एक इवेंट हुआ, एक्विजिशन या फिर आपका कोई मर्जर एटसेट्रा हुआ। तो अब आप क्या करेंगे? यहां की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो बन गई आपकी अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसमें आप इंक्लूड करेंगे क्या? एडजस्टमेंट, एज इफ दिस इवेंट हैड अकर्ड ऑन 1/4, राइट। और जब आप ऐसा कर देंगे तो यू विल बी इन अ पोजिशन टू प्रिपेयर व्हाट? कंपाइल व्हाट? प्रोफोफी। And this profofee will reflect the impact of the event or transaction as if event or transaction had occurred on 1st April, that is a selected earlier date. ओके, ये बेस कॉन्सेप्ट है इसका, ये भी मैंने आपके लिए रिवीजन वीडियो में इंक्लूड किया। आइए जरा पढ़ते हैं। अब सिंपल सी बात, थोड़ा क्विकली चलेंगे इस समय। क्या है 3420 का बेसिक? रीजनेबल एश्योरेंस देनी है। नंबर 1, पहले तो उसको मार्क कर लो, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है। किस बात पे? कि प्रोफोफी जो है वो प्रोस्पेक्टस में जो इंक्लूड की गई है वो कंपाइल की गई है प्रॉपरली। प्रोफोफी जो प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड की गई है वो कंपाइल की गई है प्रॉपरली बाय द रिस्पॉन्सिबल पार्टी एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। ओके, कब अप्लाई होता है 3420? जब प्रोफोफी प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड की जा रही है बिकॉज ऑफ लॉ, रेगुलेशन और इंडस्ट्री प्रैक्टिस। अच्छा जी, ओके। प्रोफोफी क्यों यूज की जाती है? इट इज यूज्ड, प्रोफोफी समझ गए ना, परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इट इज यूज्ड टू शो द इंपैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल एज इफ इट हैड अकर अर्लियर। ओके, तो ये हमारा बेसिक हो गया। अगेन ये आप एक ही बार रीड करेंगे, बोल के देखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। समझने के लिए जरूरी था, एग्जाम में नहीं पूछेंगे। एग्जाम में ये जरूर पूछेंगे प्रोफोफी क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शोन विद एडजस्टमेंट टू इलस्ट्रेट द इंपैक्ट ऑफ इवेंट और ट्रांजैक्शन on unadjusted financial information as if event had occurred or transaction undertaken at a selected earlier date. फिर से रिपीट करता हूं, this is the financial information shown with adjustment. क्यों? To illustrate the impact of event or transaction as if event or transaction occurred at a selected earlier date. Okay? फिर ये वर्ड याद रखना है। फॉर्म क्या हो सकती है प्रोफोफी की? It may take the form of statement of P&L or balance sheet to illustrate how transaction have affected the assets, liabilities and earning of the issuer. इशूअर कौन है? हमारे एग्जांपल में यही कंपनी इशूअर है जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, जो प्रोफोफी कंपाइल कर रही है प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करने के लिए। ओके, फॉर्म क्या हो सकता है? फॉर्म हो सकता है P&L, बैलेंस शीट। किस लिए? टू इलस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑन एसेट, लायबिलिटी एंड अर्निंग। अच्छा जी, क्या नोट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं प्रोफोफी में? आंसर इज यस, नोट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, अजम्पशन व्हिच आर यूज्ड टू प्रिपेयर द प्रोफोफी एंड द एडजस्टमेंट। ओके, चलिए जी। देन क्या प्रोफोफी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस या कैश फ्लो रिप्रेजेंट करता है? आंसर इज नो, एमसीक्यू क्वेश्चन। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन इसमें से क्या बनता है? सीधा सीधा आपसे पूछेंगे। देखिए, वो जो एंगेजमेंट, प्लानिंग, परफॉर्मेंस और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो टॉपिक, जैसे कि ये 5 टॉपिक यहां पे आपको जो दिख रहे हैं, एंगेजमेंट, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, अगर आप मुझसे इंपॉर्टेंस वाइज पूछें तो ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मैं इसका रीजन भी बताता हूं क्यों। भाई देखो, ये एंगेजमेंट वगैरह हर स्टैंडर्ड में आ रहा है, लेकिन ये प्रोफोफी, ये परफॉर्मा एडजस्टमेंट क्या हर स्टैंडर्ड में आ रहा है? नो। इस स्टैंडर्ड से अगर क्वेश्चन बनेगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफोफी, सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मा एडजस्टमेंट,
और थर्ड प्रेफरेंस दी जाएगी फिर उन वाले क्वेश्चन को कि एंगेजमेंट में क्या स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग प्रोसीजर में क्या स्टेप्स होते हैं। गेटिंग अ पॉइंट? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, क्योंकि स्टैंडर्ड की जान ही यही है भाई, प्रोफो फी क्या है और प्रोफो एडजस्टमेंट्स क्या है। ओके, अब आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। प्रोफो एडजस्टमेंट्स क्या है? एडजस्टमेंट टू अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आगे की लाइन वही है, that illustrates the impact of the event or transaction as if the event or transaction occurred at a selected earlier date. Done. लीजिए, सो इवेंट और ट्रांजैक्शन क्या है, एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट्स बेसिकली क्या होती हैं? एडजस्टमेंट्स टू अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इलुस्ट्रेट द इंपैक्ट ऑफ इवेंट और ट्रांजैक्शन एज इफ इवेंट हैड अकर्ड, ट्रांजैक्शन अंडरटेकन एट अ अर्लियर डेट। ओके, फिर ये वाली लाइन का मैंने आपको समरी दी थी कि आपकी जो एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। एडजस्टमेंट टू द unadjusted financial information must be consistent with the applicable financial reporting framework and the accounting policy of the reporting entity। चलिए, now objectives, अब ये बहुत आसान लगने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 3420 में? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है कि प्रोफो फी इज प्रेजेंटेड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, इज कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट बाय द रिस्पॉन्सिबल पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया। फिर से बोलता हूं, रीजनेबल एश्योरेंस दैट प्रोफो फी इज कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर दी एप्लीकेबल क्राइटेरिया बाय द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। आप अगर एश्योरेंस एंगेजमेंट के एलिमेंट को याद रखते हैं तो हो गया आपके लिए काम। ये हमारा सब्जेक्ट मैटर हो गया, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल पार्टी आ गई, सूटेबल क्राइटेरिया आ गया और हमारा एश्योरेंस भी आ गया कि भाई हमने बताना है कि कंपाइल हुए हैं कि नहीं हुए। देन फाइनली रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रैक्टिशनर्स फाइंडिंग। चलिए, एप्लीकेबल क्राइटेरिया क्या होता है? द क्राइटेरिया यूज फॉर कंपाइलिंग द प्रोफो फी। ओके, कहां से आता है? आपकी कोई ऑथराइज रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या लॉ और रेगुलेशन इशू कर सकता है। एग्जिस्ट नहीं करता है तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी को डेवलप करना है। फिर से एप्लीकेबल क्राइटेरिया, ये वही तो क्राइटेरिया जिसको यूज करके रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने क्या किया है? कंपाइल किया है प्रोफो फी को। ओके, क्राइटेरिया कौन एस्टैब्लिश करता है? ऑथराइज और रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन और बाय लॉ और रेगुलेशन। अच्छा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो कोई बात नहीं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी खुद डेवलप कर लेगी। कंपाइलेशन ऑफ प्रोफो फी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया बोल सकते हो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यहां पे बार बार वर्ड कौन सा यूज होता है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी की। हमें यहां पे स्टेप्स पढ़ाए जा रहे हैं। यस, क्या स्टेप्स हैं? सिंपल सी बात, सोर्स आइडेंटिफाई करो और वहां से अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करो, फिर उसके अंदर एडजस्टमेंट्स करो और उसके बाद प्रोफो फी को आप लोग प्रेजेंट कर दो। दैट्स इट। SAP सबसे पहले क्या था? सोर्स, फिर क्या आएगा? एडजस्टमेंट, फिर क्या आएगा? प्रेजेंट। ओके, सोर्स आइडेंटिफाई करो, उसमें से अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करो, फिर उस अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आप लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट्स करेंगे और फिर आप लोग जो है प्रेजेंट कर देंगे प्रूफ ऑफ फी को विद द अकम्पनिंग डिस्क्लोजर। डन। लीजिए, सो मेकिंग परफॉर्म एडजस्टमेंट टू द अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ विच द प्रूफ ऑफ फी इज प्रेजेंटेड। इतना याद रखिए, एडजस्टमेंट करनी है। इसके नीचे का एग्जांपल बहुत अच्छा था, आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं खुद से। रिवीजन वीडियो में रीड करना है तो स्क्रीनशॉट यहीं से ले लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। नाउ, नेचर ऑफ प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग दी प्रूफ ऑफ फी? आंसर इज नो, प्रैक्टिशनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अच्छा जी, स्टेप्स, यही हमारा मेन स्टैंडर्ड बन जाएगा। अब 5 स्टेप्स हैं: एंगेजमेंट, प्लानिंग परफॉर्मेंस, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, फॉर्मिंग द ओपिनियन, प्रिपेयरिंग द एश्योरेंस रिपोर्ट। सबसे पहले एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, इन पे क्वेश्चन आएगा तो आपकी रटने की कैपेबिलिटी भर भर के जो है वो चेक की जाएगी। राइट, अब थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं। एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले भाई 2-3 चीजें तो होंगी ही। नंबर 1, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी चेक हो जाएगी। नंबर 2, एप्लीकेबल क्राइटेरिया सूटेबल होना चाहिए। ये 2 चीजें कॉमन है। फिर ओपिनियन के वर्डिंग, इतना याद रखिए, ओपिनियन की वर्डिंग अगर लॉ रेगुलेशन, अब आगे जैसे ही आपका सेल्फ लगेगा वैसे ही याद आएगा, ओपिनियन की वर्डिंग अगर लॉ और रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब करी है तो हम चेक करेंगे कि भाई क्या वो ओपिनियन SAE के प्रोसीजर्स को फॉलो करके हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं, अदरवाइज SAE की कंप्लाइंस नहीं मानी जाएगी। ओके, देन उसके बाद अब सोर्सेज वाली बात करते हैं। सोर्सेज अगर अनएडजस्टेड एक्वायरी और डाइवर्सिटी के जो सोर्सेज हैं वो अगर क्या थे? ऑडिटेड थे, रिव्यूड थे और उसमें मॉडिफाइड या EOM पैराग्राफ था, तो चेक करें क्या रेफरेंस और यूज परमिटेड है अंडर लॉ और रेगुलेशन। और अगर ऑडिटेड और रिव्यूड नहीं थे तो आप लोग देखें क्या सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर पाएंगे। और यहां पे यही बात
एक्वायरी के लिए लिख दो कि अगर एक्वायरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड रिव्यू नहीं थे तो आपने ये भी कंसिडर करना है कि आप उसकी भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सोर्सेज अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग, मेरे साथ, सोर्सेज अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग, सोर्सेज अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग। ओके, ऊपर से कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस, उसके बाद हमारे पास था एप्लीकेबल क्राइटेरिया सूटेबल और नॉट, एंड ओपिनियन वर्डिंग। हाँ जी, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं मैं सारी चीजों को, मेरे साथ जरा जुड़िएगा। नंबर 1 कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस, नंबर 2 एप्लीकेबल क्राइटेरिया, नंबर 3 ओपिनियन वर्डिंग, फिर उसके बाद था सोर्सेज अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग। सोर्सेज को लेके आपने क्या करना है, सोर्सेज को लेके आपने ये बात देखनी है कि भाई अगर सोर्सेज मॉडिफाइड थे तो आप लोग देखेंगे क्या इसका रेफरेंस दे सकता हूं, क्या इसका यूज परमिटेड है या नहीं। फिर अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग, अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड और रिव्यू नहीं है तो चेक कीजिए आपके पास सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर सकते हैं या नहीं। ऐसे ही अगर एक्विजिशन हो रहा है और एक्वायरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिटेड रिव्यू नहीं है, चेक कीजिए सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर सकते हैं या नहीं। ओके, फिर एग्रीमेंट वाला पार्ट, ये सबसे आसान पार्ट है एंगेजमेंट का। हम लोग एग्रीमेंट ऑब्टेन करेंगे किस चीज को लेके, एडिक्वेट डिस्क्लोजर है पब्लिक, एडिक्वेट डिस्क्लोजर है किसको लेके, एप्लीकेबल क्राइटेरिया को लेके। नंबर 2 कंपाइलेशन जो है वो की गई है एप्लीकेबल क्राइटेरिया के बेस पे। कंपाइलेशन ऑफ परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की गई है आपके एप्लीकेबल क्राइटेरिया के बेस पे। तो नंबर 1 एप्लीकेबल क्राइटेरिया जो है वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज होना चाहिए, इसका एग्रीमेंट करेंगे। नंबर 2 कंपाइलेशन जो है वो पीएफआई की एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया हुई है, इसका एग्रीमेंट करेंगे। एंड नंबर 3 हम लोग एग्रीमेंट करेंगे, प्रैक्टिशनर एक एग्रीमेंट करेगा कि भाई मुझे मिलेगा एक्सेस टू ऑल रेलेवेंट इन्फो, एक्सेस टू एडिशनल इन्फो, access to all relevant information, access to additional information, access to entity के लोग and access to acquiree के लोग, access to entity के लोग and access to what, acquiree के लोग। ये बात आप याद रखेंगे, ये हमने एग्रीमेंट जो है वो ऑब्टेन करना है। नाउ प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, अगेन रटने वाला टॉपिक, जल्दी से इसको भी कवर करेंगे। कैसे प्लान और परफॉर्म जो है हम लोग करने वाले हैं एंगेजमेंट को। शुरुआत में सबसे पहले 3 तो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, हम लोग हर चीज़ में प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में यही करते हैं। वी विल चेक दी एप्लीकेबल क्राइटेरिया सूटेबिलिटी, वी विल डिटरमाइन दी मटीरियलिटी एंड वी विल अंडरस्टैंड कैसे कंपाइलेशन हुई है और अदर सर्कमस्टांसेस क्या है। ओके, कैसे कंपाइलेशन हुई है और अदर सर्कमस्टांसेस क्या हैं। फिर हम ऑब्टेन करेंगे एविडेंस, एविडेंस किस चीज़ को लेके कि सोर्स ऑफ अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एप्रोप्रिएट है नहीं। अगर पहले ऑडिट नहीं हुआ था, ये भी सोर्स से रिलेटेड है, अगर पहले ऑडिट नहीं हुआ था तो हम लोग एक्स्ट्रा प्रोसेस लगा के इंश्योर करेंगे कि सोर्स एप्रोप्रिएट है कि नहीं, और अगर अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट हुई है कि नहीं हुई है, हम लोग इस पर भी जो है वो प्रोसेस लगा के इसका भी एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग शुरू से शुरू करते हैं। क्राइटेरिया मस्ट बी एक्सेप्टेबल, मटीरियलिटी डिटरमाइन, अंडरस्टैंडिंग। फिर सोर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोर्स जहां से आपने अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी है वो हमारा एप्रोप्रिएट है या नहीं। अगर ऑडिट नहीं हुआ है सोर्स का, एक्स्ट्रा प्रोसेस लगा के ये इंश्योर करेंगे वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। और साथ साथ में हम लोग ये इंश्योर करेंगे जो काम मैनेजमेंट का था, यानी एक्सट्रैक्ट करना सोर्स से अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो ढंग से एक्सट्रैक्ट हुई है या नहीं हुई है। ओके, देन 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही हमारा मेजर काम है। वी हैव टू ऑब्टेन एविडेंस किस चीज को लेके, परफॉर्मा एडजस्टमेंट को लेके। क्या एविडेंस लेना है कि आपकी जो परफॉर्मा एडजस्टमेंट है वो इलस्ट्रेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, किसको, इंपैक्ट को, किसके इंपैक्ट को, इवेंट और ट्रांजैक्शन के इंपैक्ट को, as if they had occurred at a selected earlier date, right? फिर से बोलता हूं, आपने चेक करना है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ परफॉर्मा एडजस्टमेंट को। यहां पे आप लोग चेक करेंगे कि जो परफॉर्मा एडजस्टमेंट्स हैं ये इलुस्ट्रेट कर रही हैं या नहीं। क्या इलुस्ट्रेट कर रही हो, ये इलुस्ट्रेट कर रही हो इंपैक्ट ऑफ इवेंट और कंडीशन, अगर वो हुए होते एक सिलेक्टेड अर्लियर डेट पे पहले। ओके, दूसरी बात, फिर आपने ये इस बात का भी एविडेंस ऑब्टेन करना है कि जो भी एडजस्टमेंट की गई हैं वो कंसिस्टेंट हो विद दी रिपोर्टिंग एंटिटीज और द रिस्पॉन्सिबल पार्टीज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग पॉलिसी। तो कंसिस्टेंसी और हम वो उसका इंपैक्ट इलस्ट्रेशन हम लोग चेक कर लेंगे। बस फिर 2 बातें प्यारी प्यारी सी, प्रेजेंटेशन चेक कर लो और परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और प्रोस्पेक्टस के बीच में कोई भी मटीरियल इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। हम प्रोस्पेक्टस में जो अदर इंफॉर्मेशन है हम उसको रीड करेंगे और हम ये चेक करेंगे कोई मटीरियल इनकंसिस्टेंसी ना हो। आइए नाउ टॉक अबाउट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। 2 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है हमें यहाँ पे। नंबर 1 कि भाई रिस्पॉन्सिबल पार्टी आओ और जरा मुझे एक बार लिख के दो कि आपने सारी की सारी परफॉर्मा एडजस्टमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया था विच आर नेसेसरी टू इलस्ट्रेट द इंपैक्ट ऑफ द इवेंट एंड कंडीशन। ओके,
whether you have identified all the appropriate performa adjustments which were necessary to illustrate the impact of the events or condition. ओके दूसरा कि भाई आपने जो प्रोफोफी यानी कि परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कंपाइल करी है वो आपने करी है इन ऑल मिटल रिस्पेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेबल क्राइटेरिया. प्रोफोफी कंपाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेबल क्राइटेरिया. ये 2 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैं मैनेजमेंट से ले लूंगा. डन. लगभग 15 मिनट लगाए मैंने आपके साथ. हर कीवर्ड को बोलने की कोशिश करी, कुछ कुछ समझाने की भी कोशिश करी. समझना वैसे क्लास का काम है. रिवीजन वीडियो में सिर्फ मेरा फोकस होता है कि मैं आपके लिए एक एक बार सारी चीज़ें बोल दूं और कहीं पे ज़्यादा फोकस करना है तो वो आपको बता दूं. राइट. आप लोग भी इन रिवीजन वीडियोस का फ़ायदा उठाइए. एक एक 2-2 बार तो अभी देख लीजिए जैसे जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं. फिर रिवीजन के टाइम पे एक एक बार देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी. थोड़ी बहुत स्क्रिबलिंग कीजिए, कीवर्ड्स को मार्क कीजिए, बोल के देखिए, काम हो जाएगा. यस ये स्टैंडर्ड थोड़े से रोड लेस ट्रैवल्ड वाले हैं, बट भाई सी फाइनल में कुछ तो नया देंगे ना. अब तुम्हें सारे स्टैंडर्ड पुराने पढ़ा देंगे तो बात कैसे बनेगी. ओके चलिए जी, ऑल दी बेस्ट.